हे राम, ये चूल्हा तो उससे फिर गीला हो गया। अब ऐसे गीले चूल्हे में खाना कैसे बनाऊं? हर दिन इस चूल्हे का यही हाल हो जाता है। आंगन में ओस पड़ते ही गीला हो जाता है। अब छोड़ न ममता, इसका जुगाड़ आकर देखते हैं। पहले चल जल्दी से जंगल से लकड़ियाँ ले आते हैं, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा। अब पांचों बहुएं जंगल में लकड़ियाँ काटने चली जाती हैं। ठंड का मौसम था, इसलिए ओस और ठंडी हवाएं जमकर चल रही थी। फिर जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काट कर वो घर लौट आती है। तभी वहाँ आंगन में एक पुरानी लोहे की बाल्टी रखी होती है। अरे, ये लोहे की बाल्टी यहाँ क्यों रख दी? ये नीचे से टूट गई है, इसलिए मैंने इसे यहाँ रख दिया। टूट गई है तो फेंकी क्यों? ये किसी और काम में आ जाएगी। ओहो, ये टूटी बाल्टी किस काम में आएगी? हम इसमें लकड़ियाँ डालकर अंगीठी की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर खाना भी बना सकते हैं। साथ ही इस पर हाथ भी ताप सकते हैं। ठंड की वजह से इस पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। ये तो बड़ा ही कमाल का जुगाड़ है। फिर वो उस बाल्टी में लकड़ियाँ डालकर उसमें आग जला देती है और उस पर खाना बनाने लगती है। उन पांचों बहुओं में से दो के पति अनुज और सुधीर कुली का काम करते थे, तो वहीं राजू, जगदीश और अशोक फैक्ट्री में काम करते थे। 5 बेटे बहुओं की एक बूढ़ी माँ भी थी, जिसके लिए सर्दियाँ आना आफत आना हो जाता था। उफ, कितनी ठंड है। ठंड के मारे कपकपी छूट रही है। जल्दी से कुछ और भी उड़ा दे बहू, नहीं तो ऐसे ही प्राण निकल जाएंगे। माँ जी, घर में सिवाय इस फटी हुई चादर के और कुछ भी नहीं है। माँ जी की ऐसी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। लगता है अब ये ठंड मेरी जान लेकर रहेगी। ऐसा मत बोलिए माँ जी, आपके बिना हमारा क्या होगा? अपनी सास को ठंड से ऐसे तड़पते हुए देख उन पांचों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पायल रोते हुए बाहर आ जाती है और अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगती है। तभी उसकी नजर केले के बड़े बड़े पत्तों पर जाती है। अरे, ये केले के पत्ते! ओहो, इसका ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? ऐसे पत्तों से तो मैं रजाई बना सकती हूँ, इससे माँ जी को ठंड कम लगेगी। अब वो पेड़ पर चढ़कर वहाँ से केले के पत्ते तोड़कर घर में ले आती है। अरे, ये क्या पायल, तुम ये पत्ते क्यों ले आई? अब बस तुम लोग देखते जाओ मैं इन केले के पत्तों का क्या करती हूँ। पायल अब उन केले के पत्तों के अंदर छोटे छोटे पुराने कपड़े डालकर उसे किनारियों से सिल देती है और उस केले के पत्तों की रजाई को अपनी सास को ओढ़ा देती है। वाह बहू, ये रजाई तो बड़ी ही अच्छी है। इससे मेरी ठंड काफी हद तक कम हो गई है। अब मुझे काफी आराम मिल रहा है। हाँ माँ जी, क्योंकि इसके केले के पत्ते काफी बड़े और मजबूत हैं। साथ ही इसमें काफी सारे कपड़े भी भर दिए हैं, जिससे अब ठंड नहीं लगेगी। ये जुगाड़ मैंने अपनी माँ से सीखा था। वाह, क्या कमाल का जुगाड़ लगाया आपने। लेकिन अब हम इन टूटी हुई खिड़कियों और छत से जो ठंडी हवाएं आती हैं उसका क्या करें? पायल, क्यों ना हम इन पर भी केले के पत्ते लगा दें? हाँ, इससे ठंड रुक जाएगी। अब वो लोग ऐसे ही करते हैं, जिससे काफी हद तक ठंड कम हो जाती है। लेकिन मजदूरी और कुली के काम की वजह से उनके पतियों की आमदनी इतनी कम थी कि कभी कभी तो भूखा ही रहना पड़ता था। भूख के मारे मेरी तो हालत खराब हो रही है। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी का आटा था, वो भी माँ जी को बना कर दे दी। चूहे तो मेरे पेट पे भी कूद रहे हैं यार। वैसे उस दिन मैं जब जंगल में लकड़ियाँ काटने गई थी तब मैंने कुछ फलों को देखा था। हम लोग वो फल खाकर ही गुजारा कर सकते हैं। अब वो पांचों बहुएं एक साथ जंगल में फल ढूंढने जाती हैं, जहाँ निशा की नजर शकरकंदी लगे फल पर जाती है। वो देखो शकरकंदी, चलो अब इन्हें घर ले जाते हैं और फिर अंगीठी पर भूनकर खाएंगे। इससे हमारी थोड़ी ठंड भी कम हो जाएगी और भूख भी शांत हो जाएगी। अब वो पांचों बहुएं शकरकंद लेकर घर आती हैं। फिर अंगीठी में उन्हें भूनकर अपनी सास और पतियों को भी देती हैं, साथ ही खुद भी खाती हैं। पता है दीदी, जब मैं छोटी थी ना तो अपनी सहेलियों के साथ जंगल जाकर शकरकंद लेकर आती थी, फिर माँ से कहकर उन्हें भूनकर खाती थी। वैसे पहाड़ी इलाके में सबको ये शकरकंद बहुत पसंद आती है। क्यों ना हम भी जंगल से जाकर वो शकरकंद तोड़कर लाएं और बाजार में बेचें। जानती हो, बाजार में एक शकरकंदी 40 रुपए की होती है। हम इसे 20 में बेचेंगे तो भी काफी लोग आएंगे, तो भी हमारी कमाई हो जाएगी। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन कोई न कोई जुगाड़ तो लगाना ही होगा। अब ठंड में सबको पैसे कमाने का मौका तो मिल गया, लेकिन ठंड में किसी की भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। वो सब इसका जुगाड़ ढूंढना शुरू करते हैं। एक तरकीब है, क्यों ना हम सब केले के पत्तों का स्वेटर बनाकर पहने। पास की कमला काकी है ना, उसने परसों ही अपनी भेड़ के बाल उतारे। मैं उनसे वो ले आती हूँ, फिर उसे उन केले के पत्तों में भरकर हम स्वेटर बना लेंगे और फिर शकरकंदी बेचने जाए। हाँ, ये आइडिया कमाल का है। देखो ना, जब से हमने केले के पत्ते घर में लगाए हैं, ठंड आनी कम हो गई है। अब वो पांचों बहुएं अपने लिए केले के पत्ते तोड़कर लाती हैं। साथ ही मधु काकी से वो ऊन भी ले आती हैं। फिर उसे केले के पत्तों में भरकर वो स्वेटर बनाकर तैयार कर लेती हैं। साथ ही कुछ स्वेटर अपने पतियों के लिए भी बना देती हैं। फिर अगले दिन पांचों बहुएं बाजार में शकरकंदी बेचने चली जाती हैं। आओ आओ, गर्मा गर्म शकरकंद खाओ, आओ आओ। शकरकंदी, बड़ी भूख लगी है और सर्दियों में इससे अच्छी चीज और क्या होगी। कितने की प्लेट है?
जी सिर्फ 20 रुपए। बहुत बढ़िया, फिर तो एक प्लेट लगा दो जल्दी से। तभी उनके पास कुछ ग्राहक और भी आते हैं और शकरकंदी खाने लगते हैं। उनमें से एक ग्राहक उन्हें देखकर कहता है, बहन जी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने केले के पत्तों के स्वेटर पहने हैं ना? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। कमाल है, बहुत से स्वेटर देखे लेकिन केले के पत्तों का स्वेटर पहली बार देखा है। और ये डिजाइन भी काफी अच्छा है। ऐसा डिजाइनदार स्वेटर आपने कहाँ से लिया? जी ये तो हमने अपने हाथों से बनाया है। वो क्या है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम नए ऊनी कपड़े ले पाए, इसलिए हमने ये खुद ही बनाया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आप सबकी एक फोटो ले लूं? हमारी फोटो? हाँ क्यों नहीं। अब वो औरत उन 5 की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देती है। केले के पत्ते का स्वेटर लोगों को बड़ा पसंद आता है। एक मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बाल तो उनसे मिलने उनके ठेले पर भी पहुंच जाता है। जी मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ जो महंगे महंगे यूनिक कपड़े बनाता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा डिजाइन नहीं देखा। आप लोगों का ये केले के पत्तों का स्वेटर मुझे बहुत पसंद है। आप लोग चाहो तो मेरे लिए ये बना सकते हो और इसके बदले में मैं आपको अच्छे खासे पैसे दूंगा। ठीक है, आप बताइए आपको कितने स्वेटर चाहिए और कब तक चाहिए? अब वो 5 बहुएं मिलकर उसके लिए केले के पत्तों का स्वेटर बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बदले वो उन्हें 1 लाख रुपए देता है। अब लोगों को ये केलों के पत्ते के स्वेटर की डिमांड और भी बढ़ जाती है, जिससे उनके पास अच्छे खासे ऑर्डर आने लगते हैं और वो खूब पैसे कमाने लगती हैं। और फिर वो 5 बहुएं अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। सावित्री ने सोचा था कि घर में 4 बहू आएंगी तो घर में खुशियों की कमी नहीं होगी और उसे थोड़ा आराम मिलेगा। उनके जाने के बाद से मैं अकेली घर संभाल रही हूँ। अभी मुझे इस काम से मुक्ति चाहिए, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। सावित्री ने अपने 4 बेटों के सामने ये अर्जी रखी। सच में सावित्री पूरी जिंदगी मेहनत करती आई है। अपने चौथे बेटे के जन्म के बाद ही उसका पति मर गया था और उसके बाद से सावित्री को घर के साथ साथ दुकान भी संभालनी पड़ती थी। और फिर उन 4 ने अपनी अपनी दुकान खड़ी कर ली। तब जाकर सावित्री ने ये अर्जी रखी। बड़े बेटे कुशल ने कहा, हाँ माँ ठीक कह रही है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ माँ, हम शादी के लिए तैयार हैं, आप लड़की ढूंढिए। ये सुनकर सावित्री की जान में जान आई। उसने लड़की देखनी शुरू की और 1 महीने के अंदर 4 की शादी फाइनल हो गई और एक ही दिन में 4 भाइयों की शादी भी हो गई। उस रात सावित्री ने चैन की सांस ली। अब मैं पैर पर पैर रखकर आराम से बैठ सकती हूँ, चैन की सांस ले सकती हूँ। मेरे घर में 4 बहुएं आ चुकी हैं, अब वही घर संभालेंगी। ठंड का मौसम आ रहा है, एक बहू मेरे लिए चाय बनाएगी तो और एक बहू पकौड़े तलेगी। ऐसे ही खुशी खुशी मेरा बाकी जीवन बीत जाएगा। सावित्री ने दहेज भी नहीं लिया था, वो बस एक ही चीज चाहती थी, शांति। अब तो बस मेरी 4 बहुएं मिलजुल कर रहें और घर को स्वर्ग बनाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सावित्री को क्या पता था कि उसकी बहुएं खुद को स्वर्ग की अप्सरा समझती हैं। शादी के एक दिन बाद से ही 4 के नखरे शुरू हो गए। सुबह सुबह सावित्री के 4 बेटे अपनी अपनी दुकानों में जाने के लिए तैयार होने लगे। सावित्री ने बहुओं से कहा, बहू जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ, मेरे बेटों को काम पर जाना है। ये सुनकर बड़ी बहू रेखा दूसरी बहू सीमा से कहने लगी, ऐ सीमा, रसोई में जाओ और नाश्ता बना। नहीं दीदी, मैं खाना नहीं बना सकती, आग के पास जाने से मेरा गोरा रंग खराब हो जाएगा। और रे बाप रे रानी साहिबा, अगर रंग की इतनी चिंता थी तो शादी क्यों की? मैं भी तो गोरी हूं, तो फिर मैं भी नहीं बनाऊंगी खाना, मेरा रंग भी खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम सब तो गोरी हो, मैं तो कोयले की खदान में पैदा हुई थी, मैं भी नहीं बनाऊंगी खाना। तो फिर मैं भी नहीं बनाऊंगी, देखती हूँ कौन बनाती है। इसी बात को लेकर 4 बहुओं में बहस छिड़ गई और किसी ने खाना नहीं बनाया। माँ भूख लगी है, दुकान पे भी जाना है, हमारा नाश्ता किधर है? अब तक तो कभी सुबह के नाश्ते में देर नहीं हुई। रुक जा बेटा, मैं देखती हूँ। बहू क्या बात है, अभी तक नाश्ता बनकर तैयार नहीं हुआ? नहीं माँ जी, कोई भी खाना बनाने के लिए तैयार नहीं है, सभी दूध की धुली हुई है ना, आग के पास जाने से रंग खराब हो जाएगा। ये क्या बात हुई बहू? ठीक है बड़ी बहू, तुम बड़ी हो, तुम अभी नाश्ता बना लो, मैं बाद में देखती हूँ इन सबको। नहीं, मैं क्यों बनाऊं, मैं बड़ी बहू हूं तो क्या हुआ, सब कुछ मैं नहीं कर सकती? सभी ने खाना बनाने से इनकार किया तो सावित्री को ही रसोई में घुसना पड़ा। लेकिन अपने बेटों के लिए उसने नाश्ता बना दिया, लेकिन उसके बेटे फिर भी नाराज हो गए। क्या माँ,
आज कितनी देर हो गई? अपनी बीवियों को बोल, कोई भी खाना बनाने के लिए तैयार नहीं थी। अब हम दुकान छोड़ के घर के कलेश संभालेंगे क्या? आप संभालो ये सब। ये बोलकर चारों खाना खाकर दुकान के लिए निकल गए। बेचारी सावित्री दोनों तरफ से फंस गई। बहू, खाना मैंने बना दिया, अब बर्तन धोने का काम तुम लोगों का है। मैं नहीं धो सकती माँ जी, मैंने शादी के लिए नेल एक्सटेंशन किया था, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। मेरे हाथ कितने सॉफ्ट है माँ जी, बर्तन धोने से खराब हो जाएंगे। ये दोनों बर्तन नहीं धोएंगी तो मैं भी नहीं करूंगी। हाँ तो मैं भी नहीं करूंगी, सब कुछ मुझे क्यों करना पड़ेगा? सावित्री ने सोचा था कि घर में बहुएं आएंगी तो काम से छुटकारा मिलेगा, लेकिन यहां तो उल्टा पड़ गया। सावित्री का काम बढ़ गया। पहले 5 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता था, 5 लोगों के बर्तन धोने पड़ते थे, अब तो 9 लोगों का खाना और बर्तन करना पड़ रहा था। कैसी कामचोर बहुएं आई हैं घर में, मेरा सर दर्द बढ़ा दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसके बेटों ने भी सोचा था कि शादी करके उन्होंने जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब घर के मामले में उन्हें दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन घर के अंदर तो उल्टा ही हो रहा था। माँ जी, मेरा खाना मेरे कमरे में ला दीजिए ना, मेरे पैर में दर्द है। माँ, मेरा खाना भी ला दीजिए ना, मेरे कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरा भी खाना ला दीजिए, मेरा भी खाना ला दीजिए। मैं क्यों सब कुछ करूं? और कोई तो कुछ नहीं कर रही है। इधर उधर दौड़ते और भागते हुए सावित्री की हालत खराब हो गई। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये तो उल्टा ही पड़ गया, मुझे ही भागना पड़ रहा है, मुझे बैठने का भी मौका नहीं मिल रहा। इससे अच्छा तो पहले था, मुझे इतना ज्यादा भागना तो नहीं पड़ता था। सावित्री को सुबह से लेकर शाम तक भाग भाग कर काम करना पड़ रहा था। बहुओं के कपड़े भी धोने पड़ते थे और दिन रात ठंडे पानी से काम करते हुए सावित्री बीमार पड़ गई। सावित्री बेहोश होकर बाथरूम में गिर पड़ी। उसके बेटे घर पर नहीं थे। कुशल कुछ काम के लिए घर आया और बाथरूम में अपनी माँ को उसने इस हालत में देखा। माँ, क्या हुआ आपको? माँ! वो अपनी माँ को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागा। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, तब जाकर सावित्री को होश आया। घर लौटकर सावित्री के चारों बेटों ने अपनी बीवियों को बहुत डांटा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को, हैं? आज तुम लोगों की वजह से अगर मेरी माँ मर जाती तो क्या होता? हमें नहीं चाहिए ऐसी बीवियां जो हमारी बूढ़ी माँ का ख्याल तक ना रख सके। एक काम करो, सब अपना बैग पैक कर लो, हम आज ही तुम सबको तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़कर आते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। चलो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमसे गलती हो गई। चारों बहुओं ने सावित्री और अपने पतियों से माफी मांग ली और उसके बाद से घर का हाल ही बदल गया। अब सावित्री 4-4 बहुओं के होने से आराम से पैर पर पैर रखकर बैठने लगी।